गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो कि इलास्टिसिटी पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक यूजीसी नेट के, पीजीटी, आईआईटी गेट और ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो आज का गाइस जो टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ओके। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 में पूछा गया है कि which of the following is not true in case of incidence of tax। ठीक है, incidence of tax, imposition of tax raises price and lower the quantity and all these things। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है। कि गाइस आपने लेट सपोज कि आपने मार्केट किया और मार्केट से आपने कोई कमोडिटीज को खरीदा। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि टैक्स लगी रहती है। ठीक है, तो ये जो टैक्स है आप जो पे कर रहे हो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो आप खुद सोचो ना कि अगर अगर इस पर्टिकुलर कमोडिटीज पे अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स रहेगा, तो जब टैक्स अगर रहेगी तो उसके जो प्राइसेस है वो तो बढ़ जाएगा ना। जब प्राइसेस बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब अगर प्राइसेस बढ़ गया तो आप उस पर्टिकुलर के डिमांड क्या कर दो, कम कर दो। तो वही चीज है कि इम्पोजिशन ऑफ टैक्स जब भी होती है तो प्राइसेस तो बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी घट जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट आपको यहाँ पे नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, मतलब गलत चीजें आपको यहाँ पे खोजना है। ठीक है, तो ये तो गाइस बिल्कुल सही है। ओके, उसी तरह से B, the resulting price increases of tax rise will be dampened if the tax is imposed in a monopolistic market। guys, ये भी बिल्कुल सही है। अगर लेट सपोज कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर वो मोनोपोली है, और गाइस अगर मोनोपोली कंडीशन में अगर टैक्स लग जाए, अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स आ जाए, तो गाइस वो तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डैम्पेंड होगा। ठीक है, तो इससे गाइस कंज्यूमर को काफी ज्यादा दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ये मोनोपोलिस्टिक है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कि one would be in a better position to avoid the tax and leave the seller with a large part if the demand is inelastic। guys, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर डिमांड इनएलास्टिक होती है, इनएलास्टिक का मतलब कि कंज्यूमर के पास जो है अब कोई सोर्स नहीं है, मतलब उसको उस पर्टिकुलर कमोडिटीज को कंज्यूम करना ही होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के लिए वो नेसेसरी गुड है। अगर चाहे प्राइसेस बढ़ भी जाए तो कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करना होगा। क्यों? क्योंकि वो इनएलास्टिक है। तो गाइस, जब अगर डिमांड इनएलास्टिक है, अगर टैक्स अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स अगर आ जाए, तो वो सारा का सारा टैक्स किस पे शिफ्ट होगा? कंज्यूमर पे ना। क्यों? क्योंकि डिमांड इनएलास्टिक है, कंज्यूमर को लेना ही होगा, अगर टैक्स बढ़े या घटे। तो यहाँ पे इसका उल्टा है कि नहीं, सेलर जो है सारा का सारा पार्ट, लार्ज पार्ट ऑफ टैक्स जो है वो शेयर करेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके, ठीक है, तो गाइस एक चीज आप याद रखना कि जब भी अगर इन इलास्टिक डिमांड कर रहे, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसको जो है उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करना ही होगा, चाहे वो टैक्स बढ़े, टैक्स घटे या फिर कुछ भी। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका उल्टा है कि जो सेलर सबसे ज्यादा पार्ट को शेयर करेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पूछा गया है यूजीसी नेट 2023 शिफ्ट 2। ठीक है, तो गाइस आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। ठीक है, तो आपको बेसिकली ट्रू पार्ट्स बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। ओके, प्रोडक्ट टैक्स विल रेज प्राइस लेस अंडर मोनोपोली देन अंडर कंपटीशन। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि एक्साइज टैक्स की, ठीक है, तो एक्साइज टैक्स जो है बेसिकली इंक्रीज करते हैं प्राइसेस को इन अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली दैट लेस देन दैट ऑफ अ कंपटीशन।
ठीक है, इन कंपटीशन मार्केट्स पे। ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है गाइस। प्रोडक्ट टैक्स जो है ना, ये विल रेज प्राइसेस, ये जो प्राइसेस को बढ़ाते हैं, जब भी अगर प्रोडक्ट टैक्स लगती है तो ये प्राइसेस को तो बढ़ाएंगे ही, बट ये लेस होता है मोनोपोली में देन दी कंपटीशन में। बेस्ट एग्जांपल इज एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स। ठीक है, एक्साइज टैक्स। ओके, बी, a tax on capital income tends to be a progressive, where the tax on wage income tends to be regressive. Guys, कैपिटल इनकम पे क्या होता है? A tax on capital income tends to be a progressive, whereas the tax on wage income पे जो है रिग्रेसिव। ठीक है, वेज इनकम पे रिग्रेसिव। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो कैपिटल इनकम गाइस वो तो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है ना, बट हाँ वेज इनकम रिग्रेसिव हो सकता है। सो बेस आल्सो ट्रू। ठीक है, बेस आल्सो ट्रू। ओके, मूव टू सी। The burden of tax will be distributed between seller and buyer in the ratio of elasticity of demand of that supply. Guys, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स का जो शेयर होता है बायर्स और सेलर पे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे टू दैट ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर इनएलास्टिक है तो कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उस पर ज्यादा टैक्स बेयर होगा। उसी तरह से अगर इलास्टिक है तो फिर सप्लायर को होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है इलास्टिसिटी पे बेस्ड करता है, तो ये भी सही है। Okay, D. A unit tax entered through a parallel downward shift in the supply schedule. In the supply schedule. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है? जब यूनिट टैक्स अगर इंटर्ड होती है थ्रू अ पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई शेड्यूल, नहीं अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, दिस दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा तभी प्राइसेस बढ़ेंगे और क्वांटिटी घटेगा, तो ये अपवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। जब यूनिट टैक्स लगेंगे तो पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं बल्कि अपवर्ड शिफ्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट टैक्स लग रहा है, यूनिट टैक्स लग रहा है, तो गाइस जब भी अगर यूनिट टैक्स लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस को बढ़ाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी को घटाएगा। अगर यहाँ पे अगर मैं डाउनवर्ड शिफ्ट अगर मैं लेता, तो लेट्स से दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है ना, तो डाउनवर्ड शिफ्ट में क्या हो गया कि प्राइस घट गया। गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यूनिट टैक्स लग रहा है, तो जब भी यूनिट टैक्स लगेगा तो क्या होगा? हाँ, प्राइसेस को बढ़ाएगा और डिमांड को घटाएगा, इसीलिए ये डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होके जो कि अपवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिमिलरली इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेजेस द प्राइस इन क्वांटिटी। गाइस मैंने भी जस्ट बताया कि जब भी टैक्स इम्पोज होती है तो प्राइसेस बढ़ेंगे बट क्वांटिटी घटेंगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ कि दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी बढ़ रहा है, नहीं बिल्कुल ही गलत है, क्वांटिटी घटना चाहिए। सो ई भी गलत है, डी भी गलत है। सही क्या है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, सो ए बी एंड सी डन। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आपको गिवन है कि सपोज एक्स प्लेस ₹8 वैल्यू ऑन वन ब्रेड पैकेट। तो बेसिकली गाइस टू टाइप्स ऑफ ब्रेड है। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, और लेट्स से कि कोई एक कंज्यूमर है, ये जो ब्रेड एक्स की जो वैल्यू है ना, ये कंज्यूमर जो है, ये जो ब्रेड एक्स है इसका वैल्यू कितना देता है? ₹8। उसी तरह से जो ब्रेड वाई है इसको ₹6 जो है ये कंज्यूमर वैल्यू करता है। इफ देयर इज नो टैक्स ऑन ब्रेड, नो टैक्स ऑन ब्रेड, देन द प्राइस ऑफ द ब्रेड पैकेट इज 5। ठीक है, तो जब कोई टैक्स नहीं होती है, सो विदाउट टैक्स द प्राइस इज 5। ठीक है, सो बोथ एक्स एंड वाई चूज टू बाय वन पैकेट्स ईच। ठीक है, तो जब कोई टैक्स नहीं रहती है तो एक एक पैकेट्स हम लोग लेते हैं और उसका प्राइसेस कितना होता है? 5। बट कैसे कंज्यूमर की वैल्यूएशन है। ठीक है, कंज्यूमर इसको ₹8 वैल्यू करता है
एक्स को और वाई पैकेट्स जो ब्रेड है उसको 6 वैल्यू करता है, बट प्राइस कितना है 5 रुपीज विदाउट टैक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्राइस है, बट ये कंज्यूमर की वैल्यूएशन है, ठीक है। ओके, नाउ सपोज गवर्नमेंट लिवाइज अ टैक्स टू 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेस टू 7 रुपीज, ठीक है। तो गाइज लेट्स से कि कंज्यूमर ने ब्रेड वाई को कितना वैल्यू किया 6, अगर ये प्राइस बढ़ के अगर 7 रुपया हो गया तो गाइज कंज्यूमर वाई को चूज ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सोच रहा है कि हम जो है मैक्सिमम जो है, जो मेरा वैल्यूएशन है इस वाई ब्रेड पे मैं 6 ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब अगर टैक्स लगेंगे तो ये 7 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसके आउट ऑफ हिज वैल्यूएशन, तो ये तो आउट ऑफ हिज परचेजिंग, ठीक है। तो ये तो गाइस वो खरीदेगा ही नहीं, बचा कितना 8 एक्स वाला, तो इसकी वैल्यूएशन 8 है बट एक्चुअल प्राइस 7 है, तो गाइस हैप्पीली इस चीज़ को ये जो है कंज्यूम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि अगर जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है 2 रुपीज़ पर यूनिट पे, एक यूनिट पे 2 रुपीज़, और जो प्राइस ऑफ द ब्रेड्स है वो 7 रुपीज़ अगर हो जाता है, तो आपको बताना है कि टैक्स रेवेन्यू क्या है और डेड वेट लॉस क्या है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन गाइस जो है ना आपको पूछा गया है यूजीसी नेट 2023 सिर्फ 2 में, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है गाइस। टैक्स रेवेन्यू ना आपको क्या पूछा गया है, टैक्स रेवेन्यू। तो गाइस आप खुद सोचो ना कि ये वाई को तो खरीदेगा ही नहीं, सारा का सारा अब खरीदेगा क्या एक्स, क्यों? क्योंकि इसके वैल्यूएशन 6 था बट ये प्राइस 7 हो गया, ठीक है। डन। ओके, तो गाइस 8 to 7 अगर ये एक यूनिट खरीदेगा 1 यूनिट, तो उस पर कितना टैक्स लगती है 2 रुपीज, सो दैट इज 2 ना। तो यही इसका क्या है, व्हाट, दिस इज योर टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। इस टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स रेट इंटू क्वांटिटी, tax rate into quantity. So this is tax rate 2 rupees and this is quantity 1 unit. So the value is 2. So this is your tax revenue. Similarly guys, dead weight loss. Dead weight loss क्या होता है, half into base into height. जब अगर आप ट्रायंगल बनाओगे गाइज, ठीक है, तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो डेड वेट लॉस है, डेड वेट लॉस क्या होता है, हाफ इनटू चेंज इन प्राइस, change in price that is P2 minus P1 into change in quantity that is Q2 minus Q1. So that is half into quantity कितना चेंज हुआ 1 into प्राइस कितना चेंज हो रहा है 2, so ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेड वेट लॉस है और ये आपका टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू है। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये कंज्यूमर की वैल्यूएशन है कि कंज्यूमर 8 रुपीज़ वैल्यू कर रहा है, उसी तरह से जो एक कंज्यूमर है जो वाई ब्रेड है ना इस पर 6 रुपये वैल्यूएशन कर रहा है। तो आप खुद सोचो ना गाइस, जब अगर प्राइसेस 7 हो जाएगा तो ये इसका वैल्यूएशन 6 है बट ये 7 है, तो इसको तो गाइस ये परचेज करेगा ही नहीं, ये तो खत्म हो गया, बचा कितना 8। अभी एक यूनिट गाइस ये कंज्यूम कर रहा है, तो एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है और इस पर कितना टैक्स लग रहा है 2 रुपीज। सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू ना, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू ना, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यूनिट, ठीक है, द प्राइस इज 2 7, सो दिस इज योर व्हाट, टैक्स रेवेन्यू। सिमिलरली व्हाट, डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस क्या होता है, हाफ इंटू चेंज इन प्राइस इंटू चेंज इन क्वांटिटी, सो 1, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट। ओके, इंडिकेटिंग द, जस्ट आपको जो सीक्वेंस में बताना है, ओके।
फॉलोइंग इन टर्म्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो गाइस सर्विस टैक्स कब लाया गया था? सर्विस टैक्स लाया गया था 1994 को। एक्सपेंडिचर टैक्स जो कि आपका लाया गया था 1958 को। स्टेट टैक्स, ठीक है, स्टेट टैक्स सॉरी वैट, स्टेट वैट जो है आपको लाया गया था 2001 के टाइम में, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स गाइस कब लाया गया था? 1860 में। और जीएसटी गाइस ये तो रिसेंट है, दैट इज 1 जुलाई 2017, 2017, ठीक है। तो गाइस आपको इसको सीक्वेंस वाइज सजाना है, तो इन ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला गाइस क्या होगा? डी, क्योंकि ये सबसे 1860s है, ओल्ड है, तो डी, डी। उसके बाद क्या है? बी 1958, so D, B, and then A, okay, and then C, and then E, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस क्या है? सी, डी, बी, ए, सी, ई, ठीक है। ओके, तो गाइस ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सर्विस टैक्स है ये 1994 में था, एक्सपेंडिचर टैक्स 1958 में था, स्टेट वैट जो कि 2001 के टाइम में था, और इनकम टैक्स जो है गाइस ये तो सबसे पुराना है, ये तो ब्रिटिश के टाइम से ही था, दैट इज 1860। और जो जीएसटी था गाइस ये तो रिसेंट है, ठीक है, तो 2017, ठीक है। तो गाइस जीएसटी जो है ना एक टाइप का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्यों लाया गया था? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। क्योंकि गाइस जब जीएसटी पहले नहीं था ना, तो वहाँ तो उस टाइम क्या होता था ना कि एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स लगता था। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए जीएसटी लाया गया, ठीक है, जो कि फाइनल टैक्स लगे, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। Okay, move to next question, guys. A toll is a tax on those citizens who use toll roads. ठीक है, तो गाइस जो टोल रोड्स होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे टोल टैक्स लगाया जाता है ऑन दो सिटीजन हु यूज द टोल रोड्स। दिस पॉलिसी कैन बी व्यूड एज एन एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है कैन बी व्यूड एज एन एप्लीकेशन ऑफ क्या? हॉरिजेंटल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी, या फिर द बेनिफिट प्रिंसिपल, या फिर द टैक्स प्रोग्रेसिविटी, क्या होगा? ठीक है, तो गाइस आप खुद सोचो ना कि लेट से कि ये रोड है, और रोड में गाइस यहाँ पे एक टोल प्लाजा लगाया गया, ठीक है, टोल। तो गाइस यहाँ से जो भी गाड़ी पास करेगा, जो भी गाड़ी यहाँ से पास करेगा, लेट से अगर ये 3 व्हीलर्स है, ये 4 व्हीलर्स है, एंड लेट से जैसे 6 व्हीलर्स, 10 व्हीलर्स, ठीक है। तो गाइस हर एक का अलग अलग, अलग अलग क्या है? एबिलिटी है ना। हम्म? तो जो जितना बेनिफिट लेगा उतना ही क्या होगा? उसको पेमेंट देना होगा, ठीक है। तो जो बेनिफिट रिसीव्ड जो प्रिंसिपल है टैक्सेशन का, इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन वेयर इंडिविजुअल ओनली पे फॉर द सर्विस द यूज, ठीक है। तो ये टोल प्लाजा में एक कब पेमेंट करेगा? जब ये इस रोड को यूज करेगा, ठीक है। Okay, so this means that only those who receive the benefit get to pay for them. ठीक है, okay, and it is a what benefit principle. जो बेनिफिट जिसको ज़्यादा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टोल टैक्स देगा। गाइस अगर आप टोल टैक्स अगर जाओगे तो गाइस आप खुद देखोगे कि जो 3 व्हीलर्स है उसका थोड़ा कम होगा, जो 4 व्हीलर्स है इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, उसी तरह से जो ट्रक है इसकी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये अलग अलग इसकी जो है टोल टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो बेनिफिट ले रहा है अलग अलग, इसीलिए जो है ये बेनिफिट प्रिंसिपल के अंदर में आएगा। और गाइस हॉरिजेंटल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी तो हो गई ना? नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल इक्विटी बेसिकली आपको बताता है कि सेम सब कंज्यूमर पे जो है सेम रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, ठीक है, सेम रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए। बट हम लोग जानते हैं कि टोल टैक्स में जो है अलग अलग टैक्स लगती है, जो जितना बेनिफिट लेगा
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स लगाते हैं, गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाती है, ठीक है। सो दिस इज अ बेनिफिट प्रिंसिपल, ठीक है, दिस इज अ बेनिफिट प्रिंसिपल, ना कि आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर लाइक दिस थिंग। डन, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। The method adopted with a view to eliminate or reduce tax burden and technically satisfying the requirement of a law constitute. Guys, hint आपको given है, आप एक ऐसा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो जो कि आप टैक्स को बचाना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो या फिर रिड्यूस करना चाहते हो टैक्स बर्डन को। तो टेक्निकली गाइस ये कौन सी टर्म है? दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। हाँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टैक्स अवॉइड, मतलब आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेट या फिर रिड्यूस टैक्स बर्डन एंड टेक्निकली सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कंस्टिट्यूट द टैक्स अवॉइडेंस, मतलब आप अवॉइड कर रहे हैं। इवेजन का मतलब होता है कैसा? कंप्लीटली आप नहीं दे रहे हैं, इवेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस ये आपको पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में। ओके, so move to next question guys. Central tax which has not been included in the GST, not been included in the GST, that is the what? Export duty. Guys, export duty not included in the central GST. Okay, so central tax which has not been included in GST is the export duty. तो जो सेंट्रल टैक्स है दैट इज बीन इंक्लूडेड इन जीएसटी इज व्हाट? सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। बट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है उसमें, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डन गाइस, ये तो बहुत ही ईजी है। जीएसटी कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017। हाँ, ये आपको पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जीएसटी कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डबल टैक्सेशन? ठीक है, डबल टैक्सेशन। डन, तो डबल टैक्सेशन गाइस ये चार ऑप्शन में से कहां पे आपको देखने को मिलता है? ठीक है, तो डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है? डबल टैक्सेशन इज अ टैक्स प्रिंसिपल दैट रेफर टू अ इनकम टैक्स पेड ट्वाइस, मतलब इनकम टैक्स जो है आप पेड कर रहे हैं ट्वाइस ऑन द सेम सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। लेट्स से कि आपका इनकम जो है 20K था, आप और लेट्स से 20 lakhs था, ठीक है। तो आपने टैक्स पेमेंट किया टू द गवर्नमेंट इनकम टैक्स, बट आप पे अगेन टैक्स जो है फिर से लगाया गया, मतलब आपने दो बार टैक्स दिया, डबल टैक्सेशन। तो वही चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डबल टैक्सेशन, मतलब 2 टाइम्स आप टैक्स पे कर रहे हो सेम सोर्स पे, सेम सोर्स ऑफ इनकम पे, ठीक है। तो इट मे बी लाइक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे गिवन क्या है? टू टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन द सेम आइटम और द सेम टैक्स बेस। गाइज ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये तो डिफिनेशन को ही गाइज ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सो टू टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन द सेम आइटम, सेम आइटम्स पे दो बार टैक्स लगाया गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड अ डबल टैक्सेशन, ये तो बिल्कुल सही है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी अगर गाइस अगर हम देखें तो टू टैक्स शुड हैव प्रेफरेंस टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीरियड ऑफ टाइम में, सेम पीरियड ऑफ टाइम में आपने दो बार टैक्स, टू टैक्स आपने इम्पोज किया, तो ये भी सही है। ये तो गाइस डेफिनेशंस को ही सेटिस्फाइड कर रहा है। बट गाइस अगर आप बी और सी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है सेम बी और डी पे नॉट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। डबल टैक्सेशन, सो बी एंड डी, so D would be the correct option, B and D, ठीक है। सॉरी A and D, नॉट सॉरी गाइस, A and D ना, A and D, तो A and D आपका कहाँ पे है? D में ना, सो D would be the correct option। ये आपको पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पीजीटी 2021 शिफ्ट 2, which of the following best explain the cascading effect of a taxation? गाइस मैंने आपको बताया था ना, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स,
ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड ए कैस्केडिंग इफेक्ट। तो व्हेन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इंक्रीजेस प्राइसेस, तो गाइस जब पहले जीएसटी नहीं था ना, तो उस टाइम क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट था। ठीक है, लेट्स से कि आपने कोई पर्टिकुलर कमोडिटीज बना रहा है, ठीक है, तो आपने उसके रॉ मटेरियल लिया तो यहाँ पे टैक्स लगा, फिर आप लेट्स से कि आपने कुछ उसको फर्नीचर के लिए आप कोई कमोडिटी लिया, फिर इस पे टैक्स लगाया गया, फिर अगेन गाइस इसी पर्टिकुलर कमोडिटीज पे अगेन टैक्स एंड टैक्स जो है लगती थी। तो जब टैक्स ऑन टैक्स जब लगेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। सो व्हेन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स होंगे, बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट अगर होगा, मतलब टैक्स लगेंगे तो उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द इंक्रीजिंग इन टैक्स। आपने अगर लेट से कि अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज लगाया 5%, तो गाइस उस चीज को बनने में लेट से कि उन्होंने 3-4 स्टेज जो है उन्होंने पार किया है, तो उस पर अगेन टैक्स प्लस टैक्स प्लस टैक्स प्लस टैक्स, तो गाइस इन्होंने लगाया 5%, बट टैक्स हो गया लेट सपोज 20%। तो गाइस ये तो काफी ज्यादा इसके जो प्राइसेस बढ़ जाएंगे ग्रेट एक्सटेंट देन द इंक्रीज इन टैक्स। तो गाइस ए तो बिल्कुल ही सही है। और गाइस इसी का उल्टा है बी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, स्टेटमेंट 2। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। डन, ठीक है, only one statement is a correct. Okay, and move to next question, guys. Direct and indirect tax can be compared with each other with respect to allocation of resources. Guys, बिल्कुल सही है ना। अगर डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितनी एलोकेशन है, कितने रिसोर्सेस है। लेट्स से कि 2 इंडिविजुअल है, इसके पास कम पैसा है, लेट्स से दिस इज पुअर, दिस इज रिच, तो गाइस इसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है तो इसको टैक्स भी देना होगा ज्यादा। उसी तरह से पुअर है, ठीक है, तो इसके पास रिसोर्सेज कम है तो उसको टैक्स भी कम देना होगा। ये तो सही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी सही है ना। तो बट गाइस ना मुझे लगता है ना इस क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको गिवन होना चाहिए कि अकॉर्डिंग ओवर द टाइम पीरियड्स, क्योंकि गाइस अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप बताते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइम पीरियड होना चाहिए ना, कि हाँ लेट से 1 ईयर में ये कंज्यूमर ने इतना कमाया देन उस पर हम लोग टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे आप नहीं बता सकते हो, आपको ओवर द टाइम होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन हम लोग जो है बोल सकते थे कि हाँ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे भी जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कंपेयर कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी। तो गाइज यहाँ पे वो चीज़ गिवन नहीं है, आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो आप पे गाइस गवर्नमेंट कब टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना कि हाँ आपने एक साल में इतना कमाया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इतना कमाया, देन आप पे जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट कि या दिस वुड बी द राइट बोथ 1 and 2। ठीक है, ओके गाइस, लाफर कर्व मेजर्स, दिस इज सो इजी। लाफर कर्व किसको मेजर्स करते हैं, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को मेजर्स करते हैं। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। एनवीएस पीजीटी 2022, select the pair of economists who first gave the canon of taxation। guys, who gave the canon of taxation? एडम स्मिथ ना। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन कौन दिया था, एडम स्मिथ। और जो कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन दिया था, फिंडले, फिंडले ने दिया था। ठीक है, क्या क्या था, कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शन, कैनन ऑफ सरप्लस। ठीक है, सो दीज आर द 4 कैनन public expenditures and all this thing। okay, so guys C would be the correct option। ठीक है, okay, move to next question guys। TNPSC, ठीक है, 2022,
if the elasticity of supply of the tax commodity is unity, guys मतलब elasticity का वैल्यू क्या है 1 है, तो जब elastic मतलब यूनिट elastic है, ठीक है, मतलब यूनिटी है, तो इस केस में जो टैक्सेशन होगा कंज्यूमर और बायर्स को इक्वल अमाउंट में शेयर और द डिवाइडेड होगा, ठीक है, सो डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द बायर एंड सेलर व्हेन द elasticity value is 1. Okay, when the elasticity value is 1, so C would be the correct option. ठीक है, अगर E की वैल्यू लेस देन 1 होता, मतलब कि A इनएलास्टिक होता, तब इस केस में जो है कंज्यूमर को ज़्यादा टैक्स बर्डन उठाना पड़ेगा। अगर इलास्टिक है, इज ग्रेटर देन 1 है, तब इस केस में सप्लायर्स को और द प्रोड्यूसर को ज़्यादा टैक्स झेलना होगा। बट यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को इक्वली जो है डिवाइड होगा, बायर्स एज वेल एज सेलर्स को। डन, ओके। पिगोवियन टैक्स इज वन विच इज, गाइस पिगोवियन टैक्स क्या होता है? What do you mean by the Pigouvian tax? So Pigouvian tax is exactly equal to the marginal external cost at all level. Let's say guys कि मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट किया, और ये जो फैक्ट्री मैंने स्टार्ट किया, तो इससे लेट्स से कि कोई पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, और ये जो पॉल्यूशन जब क्रिएट हुआ तो ये डैमेज किसको कर रहा है? इन्वायरमेंट को। तो लेट्स से कि मैंने 100 रुपीज़ का जो है डैमेज किया, तो ये जो 100 रुपीज़ है ना, ये मेरे एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट ऑल लेवल, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। जो भी आपने एक्सटर्नल कॉस्ट आपने जो ये किया, लेट्स से यहाँ पे 100, तो वही टैक्स आपको लगनी चाहिए, ठीक है, एट ऑल लेवल पे, ठीक है। सो पिगोवियन टैक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट ऑल लेवल। 100 का मैंने डैमेज किया तो मुझे 100 टैक्स देनी होगी, 200 का अगर मैं करूँगा तो मुझे 200 देना होगा, 300 तो 300, so this is equal in exactly equal amount, so this is called a Pigouvian tax. Then ये WP सेट 2022 में पूछा गया था। ओके, WP सेट 2022 आपको गिवन है कि अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल which of the following may be the base of taxation, ठीक है, बेस ऑफ टैक्सेशन। गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि एबिलिटी टू पे के अकॉर्डिंग या फिर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि टैक्सेशन किस बेसिस पे होनी चाहिए। तो गाइस इनकम के बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपका एबिलिटी ज़्यादा है, आपका एबिलिटी टू पे ज़्यादा है, तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। कंजम्पशन, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपके पास पैसे ज़्यादा है, आपके पास पैसे ज़्यादा है, तो आपका एबिलिटी भी ज़्यादा होगा, और वेल्थ के बेसिस पे भी। तो सेविंग जो है ना, ये एक इनअप्रोप्रिएट टर्म है, ठीक है, तो सेविंग इट्स नॉट द appropriate measure for the ability to pay, ठीक है, तो एबिलिटी टू पे इज लाइक इनकम, कंजम्पशन एंड वेल्थ ओनली, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। एबिलिटी टू पे टैक्सेशन का मतलब है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रिंसिपल है, जो कि मेंटेन करता है कि टैक्स शुड बी लिवाइड अकॉर्डिंग टू दी व्हाट? एबिलिटी टू पे, टैक्सियर एबिलिटी। तो जिसके पास ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स पे करो, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है ज़्यादा वेल्थ करो, ठीक है, किसी के पास कम है तो फिर कम करो। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा एसएसबी लेक्चरर 2021। Equity in taxation can be best be achieved by applying the principle of what? Guys, equity in taxation मतलब taxation क्या होना चाहिए? Equity can best be achieved by the applying the principle of equal marginal sacrifices.
इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, तो गाइज इसका क्या मतलब है? इक्विटी टैक्सेशन कैन पुट बी अचीव्ड बाय applying the principle of what? Equal marginal sacrifices. So the principle of equal marginal sacrifices, okay, so the principle of equal marginal sacrifices says that कि total utility of income sacrificed by all taxpayers should be equal. ठीक है, क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। That total utility of income sacrifices by all the taxpayer, let's say this is the taxpayer, ठीक है, the taxpayer, तो इसकी जो यूटिलिटी है, इसका जो यूटिलिटी है, इसका जो यूटिलिटी है, इसका जो यूटिलिटी है, इसका जो यूटिलिटी, किस चीज का यूटिलिटी? जो इन्होंने जो टैक्स पे किया गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया, तो इसकी यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए, इसकी यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए इक्विटी इन टैक्सेशन में, इक्विटी इन टैक्सेशन में, तभी हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि ये मेरा इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइसिंग है, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो क्या इक्वल होना चाहिए अंडर द इक्विटी इन टैक्सेशन, अंडर द इक्विटी इन टैक्सेशन, ठीक है। गाइस ये जो क्वेश्चन है काफी बार बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है, यूजीसी नेट में भी इसको पूछा गया है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। उड़ीसा एसएसबी लेक्चरर 2021 2021 आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ डेड वेट लॉस। गाइस डेड वेट लॉस क्या होता है? व्हाट इज डेड वेट लॉस? कि लेट्स से कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर है और कंज्यूमर लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटीज को खरीद रहा है, लेट्स से 5 रुपीज में, ठीक है, 5 रुपीज में खरीद रहा है। सो दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, 5 रुपीज, दिस इज इक्विलिब्रियम। बट अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि इस पर टैक्स लगा दिया, तो जब टैक्स लगाया तो ये जो प्राइसेस क्या हो गया, बढ़ गया, लेट से प्राइसेस बढ़ के 7 हो गया। तो जब अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपके डिमांड घट जाएगा ना, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि क्वांटिटी घट गया, प्राइसेस बढ़ गया, ठीक है। तो कंज्यूमर को क्या हो गया, लॉस हो गया ना, कॉस्ट इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। डन। तो ये तो गाइस बिल्कुल सही है। और अच्छा आपको क्या निकालना है कि नॉट मेजरमेंट ऑफ डेड वेट लॉस इन टैक्सेशन, नॉट मेजर, कौन सा मेजर नहीं है? तो गाइस ये तो बिल्कुल मेजर है ना, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर टैक्सेशन लगती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज पे तो कंज्यूमर का जो सरप्लस था गाइस वो तो कम हो गया ना, वो तो कम हो गया, क्यों? क्योंकि अब पहले 5 रुपीज था बट अब उसको 7 रुपीज देना पड़ रहा है, तो इसका तो सरप्लस घट गया ना। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस भी। डिस्टॉर्शन इन एलोकेशन रिसोर्सेज, ये भी सही है ना कि जब टैक्स लगती है तो ये भी एक मेजरमेंट है हमारा डेड वेट लॉस का कि डिस्टॉर्शन होती है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी घट गया, क्वांटिटी घट गया मतलब डिस्टॉर्शन हुआ हमारे रिसोर्सेज का। कोई एक फर्म था जो कि प्रोड्यूस कर सकता था लेट्स से 10 यूनिट, बट आफ्टर द टैक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है कितना? ओनली लेट्स से 6 यूनिट, तो ये 2 यूनिट्स घट गया ना, 8 to 6 2 यूनिट घट गया, मतलब कि मेरा डिस्टॉर्शन हो गया, इस डिस्टॉर्शन इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गाइस ये भी सही है, और गाइस डी भी तो बिल्कुल सही है ना कि वेलफेयर लॉस इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट अवे फ्रॉम द परीटो ऑप्टिमल। तो जब भी टैक्स लगती है तो गाइस जो परीटो ऑप्टिमल कंडीशंस को हम लोग अचीव नहीं कर पाते, हम लोग शिफ्ट अवे फ्रॉम दी परीटो ऑप्टिमैलिटी से हो जाते हैं। सो ए सी टी बिल्कुल सही है। तो बी गाइस जो बचा इक्विटी इफेक्ट, गाइस ये तो बिल्कुल ही गलत है। इक्विटी इफेक्ट ऐसा कोई टर्म्स ही नहीं है डेड वेट लॉस में। इक्विटी इफेक्ट, व्हाट डज इट मीन इक्विटी इफेक्ट? ठीक है, तो ये तो गाइस कुछ ऐसी टर्म्स नहीं है। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टीआरबी त्रिपुरा टीचर 2019 आपको गिवन है कि कैनन ऑफ इक्विटी इन टैक्सेशन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ सेटिस्फाइड बाय अ, गाइस जो कैनन ऑफ इक्विटी इन टैक्सेशन था ना, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, इसका मतलब था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, तेलंगाना लेक्चरर 2018 पेपर 3,
गाइस सिंपल, जीएसटी क्या है इन इंडिया इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स ना, जीएसटी इज रिलेटेड टू व्हाट, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी, ठीक है। तो बेसिकली इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, move to next question, guys. Angel tax refers to, angel tax refers to what? Startup, MSMEs, inside the trading या फिर hazing, क्या है guys? एंजल टैक्स आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय द टर्म्स एंजल टैक्स, ठीक है। तो गाइस एंजल टैक्स क्या होता है ना कि लेट्स से कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया बट ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है मतलब स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप है, और आपने लेट्स से कि इस कंपनी का आपने इक्विटी निकाला, शेयर्स निकाला, ठीक है, और आपने इक्विटी और शेयर्स को क्या किया कि बेचना स्टार्ट किया, ठीक है, इन्हीं कैपिटल मार्केट्स में, ठीक है, ठीक है। लेट्स से कि आपका जो वैल्यूएशन है, आपका जो शेयर प्राइस है, ठीक है, ठीक है, तो शेयर प्राइस जब अगर एक्सेस हो जाता है फेयर प्राइसेस से, तब हम लोग वहाँ पे एंजल टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। लेट्स से कि आपका इक्विटी लेट्स से कि 10 रुपीज़ पर इक्विटी या पर शेयर है, बट आपने 10 रुपीज़ होना चाहिए, बट आप लेट्स से कि आपका कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, तो आपने क्या किया कि इंक्रीज करके 10 से आपने 20 पर शेयर आपने बढ़ा दिया, तो ये कितना का चेंज हुआ, 10 ना, तो इसी पे एंजल टैक्स लगती है, ठीक है। ये न्यू स्टार्टअप पे जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। सो एंजल टैक्स इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर टू द इनकम टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय स्टार्टअप और द अनलिस्टेड कंपनी वाया द issue of share where the share price is seen in excess of the fair market value, ठीक है। सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। डन गाइज, ये चीज़ ना आपको पता होना चाहिए, एंजल टैक्स ऑल दिस टर्म्स, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे टर्म्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीएसटी और इन इंडिया गाइज? एसजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है और सीजीएसटी भी है, बट गाइज यूजीएसटी ये तो कोई ऐसा टर्म नहीं है ना, यूजीएसटी। सो यूजीएसटी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इन इंडिया, सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, स्टेट वैट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन, गाइस स्टेट वैट जो है किस पे अप्लीकेबल नहीं होती है? स्टेट वैट, वैट का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन गाइस सही है? इज नॉट अप्लीकेबल, किस पे अप्लीकेबल नहीं होती है स्टेट वैट? तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों? क्योंकि बेसिकली जो है ना, इट इज पेड टू अ गवर्नमेंट बाय द प्रोड्यूसर एट एवरी स्टेज इन द सप्लाई चेन, ठीक है, इन द सप्लाई चेन। तो गाइस जो अल्कोहल जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दे रहा है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये बेच रहा है, ठीक है। डीजल, पेट्रोल, बट गाइस ये तो इलेक्ट्रिसिटी लाइक इज अ गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस स्टेट वैट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कैनन ऑफ टैक्सेशन वर गिवन बाय, गाइस कैनन ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ। कैनन ऑफ टैक्सेशन 4 कैनन्स दिया था ना इन्होंने, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये आपको 4 कैनन गाइस याद होनी चाहिए। ओके गाइस, मूव टू लास्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a correct formula of tax multiplier? टैक्स मल्टीप्लायर का गाइस कौन सा फॉर्मूला है? गाइस आपको पता होना चाहिए, सो सिंपल,
MPC डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, दिस इज व्हाट, विदाउट टैक्स। एक होता है विद टैक्स, जो कि नीचे में क्या आता है, 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आता है विद टैक्स रेट, और ये वाला विदाउट टैक्स रेट, MPC डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। डन। तो गाइज ये आपको पूछा गया था KBS PGT 2018 में, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको ये लेक्चर सीरीज जो है पसंद आई होगी, और गाइज अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, फिर मैं गाइज उसको आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस लेक्चर सीरीज से बेनिफिट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गाइज इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और गाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है न्यू वेराइटीज़ टाइप्स के गाइज जो है क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा, ठीक है। तो गाइज जितना मैं मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आप भी गाइज, बस मैं एक छोटा सा हेल्प मांगता हूँ कि चैनल को गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि गाइज इसको भी प्रिपेयर करने के लिए गाइज हमें भी बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ओके गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट डे। ओके, सो बाय बाय गाइज, थैंक यू।